नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा पे। आज हम बीएसटीसी 2024 के नोटिफिकेशन के साथ फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। तो बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी 12th पास आउट बच्चों के लिए और अदर सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि बीएसटीसी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर मैं बीएसटीसी 2024 की अगर मैं बात करूं तो बीएसटीसी 2024 की जो फॉर्म है वो 11 मई 2024 से 30 मई 2024 तक है। मतलब इस महीने फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट डिसाइड की गई है 30 जून को। ठीक है दोस्तों, तो अभी फॉर्म चालू हो गए हैं। जो भी बीएसटीसी करने वाले हैं वो 11 मई से 30 मई के बीच में अपने फॉर्म भर दे और 30 जून का उनका एग्जाम रहेगा। अब थोड़ी बात करते हैं अपने एग्जाम की कि एग्जाम में क्या क्या आएंगे बीएसटीसी 2024। अगर हम बात करें बीएसटीसी 2024 की तो बीएसटीसी 2024 में राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो राजस्थान जीके का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 50% आएंगे। प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का आएगा। प्रत्येक पर्सन कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। 50% आएंगे और 150 अंक के राजस्थान जीके के। रीजनिंग के 50% आएंगे 150 अंक के। शिक्षण अभिरुचि के टीचिंग मेथड के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। और यहाँ हिंदी और इंग्लिश, यहाँ कंफ्यूजन क्या रहता है बच्चों को कि बीएसटीसी और पीटीटी। तो भाई पीटीटी में हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करना पड़ता है। चाहो तो आप इंग्लिश ले लो, चाहो तो आप हिंदी ले लो, लेकिन बीएसटीसी में आपके हिंदी भी आएगी और आपके इंग्लिश भी आएगी। यहाँ पे हिंदी के प्रश्न आएंगे 30 और कितने नंबर के? 90 नंबर के। और यहाँ इंग्लिश के प्रश्न आएंगे 20, कितने नंबर के? 60 नंबर के। इस प्रकार से अगर आप इनका टोटल करोगे तो 200 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 200 प्रश्न। 200 प्रश्न होंगे, वो कितने नंबर के होंगे? 600 मार्क्स के। अगर आपको इन 600 मार्क्स में से अगर बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो बीएसटीसी 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 450 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगी। बीएसटीसी की अगर थोड़ी सी अपने फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट है। बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आगे अगर देखें कि आखिरकार इनमें आता क्या क्या है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में क्या क्या आएगा? राजस्थान जीके में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने आपके सामने रखा है। जैसे सबसे पहले मैंने रखा है कि कला व संस्कृति। कला व संस्कृति में, क्योंकि कला व संस्कृति भी आएगी, इतिहास भी आएगा, भूगोल भी आएगा, राजनीति भी आएगी और अर्थशास्त्र भी आएगा। इन सभी 5 के 5 विषयों में जो सबसे ज्यादा राजस्थान जीके में इंपॉर्टेंट है वो किसका है? वो सबसे ज्यादा वेटेज है कला व संस्कृति का। कौन कौन से टॉपिक? लोक देवता सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आएगा। लोक देवियां, संत व संप्रदाय सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके अलावा जैसे लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, आभूषण है, रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, बावड़ियां है, महल है, दुर्ग है, छतरियां है, बाकी कोई छोटे मोटे टॉपिक बच गए वो सारे। यानी कि सबसे ज्यादा अगर मैं राजस्थान जीके की बात करूं कि 50 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के इसमें प्रश्न आएंगे राजस्थान जीके के। इसमें से आप ये मान के चलो कि 20 से 25 जो प्रश्न आएंगे वो अकेले कला व संस्कृति के आएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको राजस्थान जीके के लिए सिलेक्शन चाहिए तो राजस्थान जीके में आपकी आर्ट एंड कल्चर, कला व संस्कृति इंपोर्टेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मजबूत होनी चाहिए। तो ये टॉपिक। अगर राजस्थान इतिहास की बात करें तो राजस्थान इतिहास में अपन ने इसको 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में जैसे 1857 की क्रांति इंपोर्टेंट है, प्रजामंडल इंपोर्टेंट है, किसान व आंदोलन इंपोर्टेंट है, जनजातीय आंदोलन इंपोर्टेंट है, एकीकरण इंपोर्टेंट है। तो ये आधुनिक इतिहास जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर इतिहास से कोई क्वेश्चन आएगा तो आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा आएगा। फिर अगर बात करें कि प्राचीन व मध्यकालीन, तो प्राचीन व मध्यकालीन में आ जाते हैं प्रमुख राजवंश। जैसे कछवाड़ राजवंश है, जैसे मेवाड़ राजवंश है, जैसे मारवाड़ राजवंश है, जैसे भरतपुर का जाट राजवंश है, जैसे बटनेर के राजवंश है ना, जैसे यादव वंश है। तो इस प्रकार से बहुत सारे राजवंश है, वो प्रमुख राजवंश आगे। और सभ्यताएं, सभ्यताओं से भी एक ना एक प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए सभ्यताओं को भी रट के चले जाना दोस्तों। आगे अगर बात करें भूगोल की, तो भूगोल में कि राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति क्या है। अब वैसे अपने 50 जिले होने के बाद नए जिले 19 नए जिले बनने के बाद में तो वैसे भी यहाँ से चांसेस बन जाता है कि नए क्वेश्चन आएंगे और नए जिलों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति आपको आनी चाहिए, भौतिक प्रदेश आपको आना चाहिए, जलवायु आनी चाहिए, नदियां व झीलें आनी चाहिए, परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजना जैसे चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा परियोजना, ऐसी चीजें। उद्योग धंधे आनी चाहिए, जैसे सीमेंट उद्योग है, सीसा व जस्ता उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, ऐसे।
खनिज यहाँ पे है, मृदा है, वनस्पति है। तो ये टॉपिक आपके भूगोल में दिए हुए हैं। आगे अगर बात करें कि राजनीति की पॉलिटिकल में क्या क्या आएंगे, तो पॉलिटिकल में जैसे राज्यपाल इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद इंपोर्टेंट है, महाधिवक्ता इंपोर्टेंट है। महाधिवक्ता वही जैसे देश में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी, और राज्य में सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है वो होता है महाधिवक्ता। विधानमंडल, विधानमंडल में वही दो सदन, विधानसभा और विधान परिषद। हाई कोर्ट है, स्थानीय स्वशासन है ना, भाग 9 के कौन सा, पंचायती राज और नगर पालिका। तो पॉलिटिकल में ये इंपोर्टेंट है। अर्थशास्त्र की थोड़ी बात करें, अर्थशास्त्र में हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो चुकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। तो पंचवर्षीय योजना गरीबी से संबंधित वह अन्य सूचकांक इंडेक्स आपको याद होनी चाहिए। कृषि सेक्टर में जैसे में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप, ये आपको आने चाहिए। और इसके साथ साथ में कोई करंट इश्यूज जो बहुत ज्यादा मुद्दा चर्चित चल रहा है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान जीके के बाद में अगर मैं बात करूं आपकी कि रीजनिंग में कौन कौन सा पार्ट है, तो रीजनिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, वो बन जाता है किसका, जैसे घड़ी है, घड़ी से प्रश्न आएंगे, कैलेंडर है, जल व दर्पण प्रतिबिंब, जल व दर्पण प्रतिबिंब को आप रट के चले जाना दोस्तों, स्टूडेंट हो रट के चले जाना। जल व दर्पण प्रतिबिंब से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। कथन व निष्कर्ष, कथन व निष्कर्ष से एक ना एक प्रश्न आएगा ही आएगा, डेफिनेट आएगा, इसको रट के चले जाना। वेन आरेख, सिटिंग अरेंजमेंट भी आना चाहिए, वेन आरेख भी आना चाहिए। आकृतियों को गिनना और आकृतियों को पूरा करना, जैसे यहाँ पे एक कोई त्रिभुज बना दिया और आपको पूछ ले कि इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है, तो आप कहोगे 1 + 2, मतलब 2 और 1 3, इसमें 3 है। कैसे, एक ये पूरा है, एक ये है और एक ये पूरा का पूरा है यहाँ पे, तो ऐसे मिला के 3। तो इस तरीके की आकृतियां भी, आकृतियों को गिनना भी आना चाहिए और आकृतियों को पूरा करना भी आना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग आनी चाहिए आपको, सीरीज श्रृंखला आनी चाहिए, ब्लड रिलेशन रिश्ता संबंधी, क्या आपके ताता का पापा का ताऊ का बेटा क्या लगा, इस तरीके से एनालॉजी आनी चाहिए, क्लासिफिकेशन आना चाहिए, सिलोजिज्म आनी चाहिए। तो रीजनिंग के मोस्ट जो चैप्टर्स है जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आप सबको आने चाहिए। अगर आगे बात करें, अगर रीजनिंग के बाद में और हिंदी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हिंदी में अपने सबसे ज्यादा जो मैंने लिखे वो आपको पर्यायवाची आने चाहिए। हालांकि पर्यायवाची कोई पढ़ाने वाले टॉपिक नहीं है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये आपको आने चाहिए। लेकिन फिर भी बीएसटीसी, पीटीटी, एसएससी, जीडी या फिर जहां पे भी हिंदी आती है वहां पे पर्यायवाची का, विलोम शब्द का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का, इनका बहुत बड़ा वेटेज है। इसलिए इनको अच्छे से याद करके जाइए। इनमें से एक ना एक नहीं, कम से कम 5 10 सवाल आएंगे, और ये 10 के 10 सवाल ऐसे आएंगे जो आपने आज तक पढ़े नहीं होंगे, ये याद नहीं किए होंगे। ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे मैं कहूं भाई रेल पर चलने वाली या पटरी पर चलने वाली गाड़ी, आप इतने शब्द को एक शब्द में भी लिख सकते हो। जैसे पटरी पर चलने वाली गाड़ी को क्या लिखोगे, रेलगाड़ी। जैसे मैं कहूं दही में डूबा हुआ बड़ा, तो आप शॉर्ट में क्या कह दोगे, दही बड़ा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ या नहीं हुआ। उसके अलावा जैसे शब्द शुद्धि, अगर आप शब्दों को पहचान ही नहीं सकते, शब्द को सही ढंग से लिख ही नहीं सकते, तो आपको हिंदी कहां से आएगी। शब्द शुद्धि आनी चाहिए, वाक्य शुद्धि आनी चाहिए, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये तो आपने सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। आ जाए तो आ जाए, नहीं भी आए, लेकिन संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से भी प्रश्न आएंगे। आप, मेरा मानना यह है कि संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग को आप करो, लेकिन सबसे लास्ट में पहले इनको करो। इनको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, इनको समझने की भी जरूरत नहीं, सीधा याद करना पड़ेगा और यहाँ से प्रश्न आएंगे। 25 क्वेश्चन तो आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि से ही आ जाएंगे 25 से 30 क्वेश्चन। बाद में फिर करो आप इनका। तो हिंदी में ये चीज आएगी। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं कि आगे क्या आएगा, आगे इंग्लिश की ये टॉपिक है। इंग्लिश में कौन कौन से, जैसे नरेशन है, आर्टिकल्स है, कंजेशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, टेंसेज है ना, प्रीपोजिशंस है। इस तरीके से ये कुल मिला के इंग्लिश के चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा एक बचती है अपने शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि का भी बहुत ज्यादा वेटेज है और उसके 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं थोड़ा, तो मैं बात करूं तो इसमें बीएसटीसी की अगर मैं बात करूं तो बीएसटीसी के अंदर, आगे अगर बीएसटीसी में और बात करूं तो भाई दोस्तों ध्यान रखना, बीएसटीसी के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है भाई। आप पूरे के पूरे प्रश्न करके आओ, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको 200 के 200 प्रश्न करने हैं, 600 के 600 मार्क्स के प्रश्न करके आने हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। आशा करता हूं आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, और जल्द ही हम 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको एक शेड्यूल नोट करवा देंगे, और बीएसटीसी 2024 के लिए हम
क्लासें लेके आएंगे, सारी की सारी क्लासें आपको लाइव मिलेगी अपने इस गणपत गुरुकुल फुलेरा के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इसलिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।